हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज का वीडियो एक बार फिर से क्लास 11 के बच्चों के लिए और प्लस वो सभी बच्चों के लिए। सिर्फ मैं क्लास 11 क्यों कहूँ, क्लास 11 प्लस 12 पास आउट, यानी कि जो इस बार अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपेयर कर रहे हैं 2020, है ना। हालांकि एग्ज़ाम काफ़ी रेगुलरली पोस्टपोन्ड हो जा रहा है, अभी तो सितंबर को डेट है। देखा जाए जो सिचुएशन है ना, सब पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ एक समय के बाद सिस्टमैटिकली सही हो जाएगा। और इसीलिए मैं सभी बच्चों से क्लास 11, क्लास 12, इवन जूनियर्स जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, या जो हायर कोर्स है, सभी से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक टफ सिचुएशन है जहाँ आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है ना। अपना पॉजिटिविटी को बिल्कुल नहीं खोना है और हर जितना भी मुसीबत है, सभी मुसीबत को काफ़ी एनर्जी के साथ फाइट करना है। और सिर्फ फाइट ही नहीं करना है, हम लोगों को सभी को जीतना भी है इस सिचुएशन के अगेंस्ट में। इसीलिए स्टूडेंट से एक ही बात कहेंगे कि सिचुएशन कुछ भी हो जाए, कहीं भी जा रहा है, कुछ एग्जाम्स कैंसिल हो रहा है, कुछ पोस्टपोन्ड हो रहा है, इसे आप एकदम से ना डिसहार्टन मत होइए। मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा तो मायूसी होता है, थोड़ा तो अनसर्टिनिटी आता है, ये ऑब्वियस बात है, इसमें आई एम 100% एग्री विथ यू। लेकिन आप मान के चलिए ये सिर्फ आपके साथ अकेला नहीं हो रहा है, ये पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। सिर्फ आपके एज ग्रुप के नहीं बल्कि हर एक एज ग्रुप के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए आपको बीइंग अ स्टूडेंट अपना पॉजिटिविटी मेंटेन रखना है, पढ़ाई में फोकस रखना है। दूसरा, नेगेटिव चीज़, नेगेटिव थॉट, है ना, ये सब में एकदम नहीं जाना है। ज़्यादा इधर उधर का चीज़ पे फंसना ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व मत होइए, ठीक है। सिर्फ स्टे सेफ एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़। तो चलिए आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आज मैं एक और वर्क पावर एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैं एक वर्क एनर्जी थ्योरम पे एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था। तो आज का क्वेश्चन कैसे है, देखिए, ये एक स्प्रिंग है दैट इज कनेक्टेड टू अ पुली, ठीक है। और फिर हाँ, ये है हमारा डायग्राम। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप अगर ध्यान देंगे थोड़ा, ठीक है, तो देर आर टू पुलीज, सॉरी देर आर टू स्प्रिंग्स। मैं स्प्रिंग को फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड के लिए नेमिंग कर देता हूँ ए और बी, ठीक है। ये दोनों स्प्रिंग जो है, दोनों का स्टिफनेस सेम है, दोनों का स्टिफनेस के है। इनिशियली बोथ द स्प्रिंग्स आर दे एट देयर नेचुरल लेंथ, और यहाँ पुली जो है लाइट है, स्प्रिंग लाइट है, स्प्रिंग भी लाइट है, दिस आर ऑल लाइट। ओनली मास जो है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक को मैं सी और दूसरे को डी कह दिया। सी एंड डी आर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। उसमें जो सी है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका मास मैंने दिया नहीं है, मैं स्मॉल एम एज्यूम के, देखिए मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखा उसके बगल में, है ना। और कैपिटल एम जो ब्लॉक डी है उसका मास दिया है। दिस इज इनिशियली रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। ये कैसे सरफेस है? स्मूथ सरफेस, ठीक है। ये है गिवन अरेंजमेंट। अब इसमें जो चीज पूछा जा रहा है वो ये है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m। जो चीज पूछा जा रहा है वो है फाइंड
minimum value of small m so that when this arrangement is released, when this arrangement is released from rest, capital M, block capital M can be lifted up from the surface on which it is placed। ठीक है, कैपिटल एम को जिस सरफेस में रखा गया है वहां से कैपिटल एम को लिफ्ट किया जा सके, इसके लिए स्मॉल एम का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और गिवन कंडीशंस और क्या क्या बात है, इनिशियली springs are at their natural length, जिस समय छोड़े हैं उस समय दोनों स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में है, और साथ में आप ये मान सकते हैं कि पुली जो है वो लाइट है, स्मूथ सरफेस है, स्प्रिंग्स आर लाइट, स्ट्रिंग इज गिवन दैट इज ऑल्सो अ लाइट स्ट्रिंग। अब इस अरेंजमेंट के साथ अगर हम लोग प्रोसीड करें तो अब क्या क्या हो सकता है देखिए। ठीक है, अब हम लोगों को पता करना क्या है, हम लोगों को पता करना है कि m का मिनिमम मास वैल्यू कितना होगा, ताकि जैसे ही रिलीज करेंगे इनिशियली सभी अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग फोर्स नहीं है, ना इधर ऑन स्प्रिंग ए में भी कोई फोर्स नहीं है, स्प्रिंग बी का भी कोई फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब इनिशियली ये स्ट्रिंग जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग जो पुली के ऊपर से जा रहा है और एक एंड पे वो सी यानी कि रिक्वायर्ड मास जिसका मास वैल्यू चाहिए सी, उसके साथ बंधा हुआ है। तो स्प्रिंग चूंकि नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग से स्ट्रिंग बंधा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जब भी लाइट स्ट्रिंग और स्प्रिंग कनेक्टेड रहेगा तो स्ट्रिंग वाला है ना रोप, स्ट्रिंग वाला पोर्शन में जो टेंशन फोर्स होता है वो स्प्रिंग फोर्स के वजह से ही डेवलप करता है। ठीक है, जो स्ट्रिंग में जो फोर्स बनता है वो किसकी वजह से बनता है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। इसीलिए जब तक ये स्प्रिंग में फोर्स जनरेट नहीं होगा तब तक ये स्ट्रिंग में भी टेंशन फोर्स होने का कोई चांस ही नहीं है। यानी कि हम एकदम t = 0 में अगर FBD समझना चाहें तो ये जो ब्लॉक या पार्टिकल C है उसका सिर्फ वेट mg डाउनवर्ड है, इसके अलावा उसमें और कोई फोर्स नहीं है। ऊपर की तरफ आप अगर टेंशन का बात करते हो तो टेंशन इज इक्वल टू kx, और वो 0 है क्योंकि कोई x का वैल्यू शुरू में है ही नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो शुरू में चूंकि कोई x का वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब है कि शुरू में स्प्रिंग फोर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स 0, ये पोर्शन में कोई स्प्रिंग का इलोंगेशन भी नहीं है, कंप्रेशन भी नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस पोर्शन में स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा तो यहाँ टेंशन भी 0 होगा, इधर भी टेंशन 0 होगा। ठीक है ना, इसमें भी कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं है कारण इलोंगेशन भी नहीं है, कंप्रेशन भी नहीं है। कब? जब मैं t = 0 यानी कि स्टार्टिंग इंस्टेंट का बात कर रहा हूं, तो उस समय अगर ये स्मॉल m मास को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसका वेट mg डाउनवर्ड काम कर सकता है, इसके अलावा उसमें और कोई दूसरा फोर्स होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब क्या होगा देखिए, जैसे ही C में यानी कि इस मास में जैसे ही mg का फोर्स एक्ट करेगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, वो मास वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ खींचने लगेगा। ये जैसे ही खींचने लगेगा ना, ठीक है, तो
इसका डाउनवर्ड खींचने की वजह से क्या होगा, ये जो कनेक्टेड अरेंजमेंट इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन आएगा, और जैसे ही ये इसमें एक्सटेंशन आएगा ये दोनों पार्ट में टेंशन जनरेट होगा, तो उस टेंशन की वजह से पुली को भी डाउनवर्ड खींचेगा, और जैसे पुली को डाउनवर्ड खींचेगा ऊपर वाला स्प्रिंग भी एक्सटेंड होने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या क्या हो रहा है, एक बार फिर से सुनते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा t = 0 में, t = 0 में सिर्फ इसमें क्या रहेगा, mg। दिस इज द ओनली फोर्स, अनबैलेंसिंग फोर्स। तो अनबैलेंसिंग फोर्स क्या करना चाहिए या क्या करेगा, डेफिनेटली वो पार्टिकल m मास का पार्टिकल को डाउनवर्ड खींचेगा। तो जैसे ही डाउनवर्ड खींचेगा, स्ट्रिंग जो कि यहां से यहां का लंबाई है, ये वाला कुछ समय के लिए मान लो कि ये पुली को हम, है ना, मैकेनिकली पकड़ के रखते हैं, इसका ऊपर ना नीचे जाने वाला बात को बाद में लाते हैं। सबसे पहले पुली को यहां इस जगह ऐसे मैकेनिकली पकड़ के रखते हैं ताकि वो ऊपर भी ना जाए नीचे ना जाए। तो जैसे अनबैलेंसिंग फोर्स की वजह से ये मास थोड़ा सा नीचे आएगा, मान लो यहां आ गया तो कुछ तो नीचे आया है कि नहीं, तो जितना नीचे आएगा यानी कि इधर का लेंथ में उतना बढ़ेगा, तो इधर घटना चाहिए यानी कि ये स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। तो सबसे पहला थॉट क्या है कि जैसे ही अरेंजमेंट को छोड़ेंगे स्मॉल m का वेट की वजह से वो नीचे जाने लगेगा, और उसके वजह से उससे कनेक्टेड जो स्प्रिंग B है उसमें इलोंगेशन आएगा। एज सुन एज B में जैसे ही इलोंगेशन डेवलप होगा, क्या होगा, मैंने अभी कुछ देर पहले क्या कहा था आपको कि जब कभी स्ट्रिंग और स्प्रिंग एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से बंधा हुआ होता है, एक दूसरे से बंधा हुआ होता है, जैसे इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन होगा तो इधर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स यानी टेंशन बराबर kx का कुछ बनेगा, इधर भी टेंशन बनेगा, यानी कि ये पुली पे डाउनवर्ड फोर्स बनने लगेगा। डाउनवर्ड फोर्स बनने लगेगा किसमें बनेगा, पुली पे। तो पुली जैसे ही डाउनवर्ड खिंचाएगा, एज अ रिजल्ट पुली ऊपर किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग ए से, दैट मीन्स ए भी इलोंगेट होगा, है कि नहीं, ए में भी इलोंगेशन आएगा। तो क्या क्या हो रहा है, जैसे ही मास नीचे जाना शुरू करेगा, पहले स्प्रिंग बी और बी के इलोंगेशन की वजह से ये वाला पोर्शन में टेंशन फोर्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से पुली डाउनवर्ड खिंचाएगा एंड करस्पॉन्डिंगली स्प्रिंग ए में भी इलोंगेशन आएगा। ठीक है, तो हम लोग समझ में आ गया कि कैसे मोशन शुरू हो रहा है। जैसे ही स्मॉल m पार्टिकल शुरू कर रहा मोशन, स्प्रिंग बी में पहले इलोंगेशन आ रहा है और करस्पॉन्डिंग इलोंगेशन ए में भी आ रहा है। ठीक है, हमारा सवाल यह है कि अल्टीमेटली हमारा सवाल क्या है, सवाल यह है कि हम लोगों को ब्लॉक बी को पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट से उठाना है। सरफेस ऑफ कांटेक्ट यानी कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसमें कैपिटल एम रखा हुआ है उससे उसको लिफ्ट करना है। तो कैपिटल एम अगर सरफेस में कांटेक्ट में है तो उसका वेट है कैपिटल एम जी डाउनवर्ड, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैपिटल एम जी जो डाउनवर्ड है उसको उठाने के लिए यहां कुछ मैं एज्यूम कर सकता हूं टी डैश फोर्स चाहिए। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या सोचना चाहिए, टू लिफ्ट द मास कैपिटल एम फ्रॉम द सरफेस से इसको लिफ्ट करना है, देन टी डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम जी। तो जस्ट टू लिफ्ट जैसे ही लिफ्ट करने के बारे में प्राइमरीली सोचेंगे, दैट इज टी डैश का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू कैपिटल एम जी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपिटल एम ब्लॉक का खुद का वेट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो उसको अगर ऊपर उठाना है तो डाउनवर्ड फोर्स जितना कैपिटल एम जी काम कर रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने लायक फोर्स तो सबसे पहले लगना चाहिए। और जैसे ही वो फोर्स को थोड़ा सा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा एक्सीड कर जाएंगे तुरंत वो उठ जाएगा। तो पहला हमको सोचना है कि इट इज अबाउट टू लिफ्ट। तो अबाउट टू लिफ्ट करने का मतलब है कि अपवर्ड फोर्स लगाना है जो कि कैपिटल एम जी के बराबर का हो।
तो अब सवाल है ये टी डैश कौन जनरेट करेगा? टी डैश जनरेट करने वाला कौन है भाई? यहां जो स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, टी डैश किसका काम है? उस स्प्रिंग का काम है ना? तो इसका मतलब है कि टी डैश का जो फोर्स होगा वो स्प्रिंग रिलेटेड है। कौन सा स्प्रिंग? बी, कारण एफबीडी में ब्लॉक एम यानी डी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? स्प्रिंग बी। तो अब हमको सोचना चाहिए कि स्प्रिंग बी का इलोंगेशन कितना हो सकता है। क्लियर? चलो, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअली किसका क्या इलोंगेशन होगा। ठीक है ना? किसका कितना इलोंगेशन हो सकता है। तो देखो, ये चूंकि ये कैसा है? लाइट पुली। ये क्या है? लाइट पुली। तो इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। हम लोग जानते हैं कि लाइट पुली एक अरेंजमेंट में अनमूव्ड रहे या मूव करे। लाइट पुली किसी भी सिस्टम में अनमूव्ड रहे या मूव करे, उसमें हमेशा बैलेंसिंग फोर्स ही होना चाहिए। तो मैं अगर पुली का एफबीडी ड्रॉ करता हूं, दिस इज द पुली, तो पुली में जितना अपवर्ड फोर्स बनेगा एफ, उतना ही डाउनवर्ड फोर्स भी बनना चाहिए। तो दोनों तरफ एक ही स्ट्रिंग है, पुली का इधर वाला स्ट्रिंग सेक्शन, इधर वाला स्ट्रिंग सेक्शन एक ही है। और ये चूंकि सॉरी पुली चूंकि लाइट पुली है, ये चूंकि लाइट पुली है, तो इसका मतलब है इधर करस्पॉन्डिंगली F/2, इधर F/2 होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो जब तभी जाके ये बैलेंसिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पुली जो है चूंकि लाइट पुली है, तो जितना भी फोर्स ऊपर बनेगा उतना ही फोर्स टोटल नीचे भी बनना चाहिए, और वो भी इक्वली ऑन आइदर साइड। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो पुली पर जो अपवर्ड फोर्स जनरेट कराने वाला है वो कौन कराएगा? स्प्रिंग ए। तो अगर मैं मान लूं कि स्प्रिंग ए का एक्सटेंशन मान लो x है, ठीक है? स्प्रिंग ए का, कारण ये तो इधर तो फिक्स है ना, इधर फिक्स्ड है, इधर से तो बढ़ नहीं सकता, तो एक्सटेंशन होगा मतलब ये नीचे जाएगा, तो अपवर्ड फोर्स होगा। सो लेट दैट अपवर्ड फोर्स इज kx, एज्यूमिंग पुली ए गेट्स इलोंगेशन ऑफ x। अच्छा, अब देखो, जब ये पुली ये स्प्रिंग x का इलोंगेशन एक्वायर करेगा, तो F इज इक्वल टू के एक्स। मैंने कहा था, क्वेश्चन में दिया है इसका जो K है, और इधर जो स्प्रिंग B कनेक्टेड है वो भी K है। तो यानी कि इधर का F/2 सेम K के लिए है। कहने का मतलब है इफ F इक्वल्स टू kx, देन F/2 क्या होगा? K इंटू x/2। तो देखो, बात क्लियर हो गई। मतलब क्या हुआ? जब इसमें इलोंगेशन x माना और उस x की वजह से स्प्रिंग फोर्स अगर F हो रहा है विच इज गिवन बाई kx, तो उसी F फोर्स को काउंटर बैलेंस किया जा सकता है इन प्रोवाइडिंग टू इक्वल फोर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द पुली एज F/2 F/2। तो इधर जो F/2 होगा वो किसके वजह से होगा? स्प्रिंग B के वजह से। ठीक है ना? तो स्प्रिंग B यानी ये इसमें इधर अगर F/2 फोर्स हो रहा है, प्रोवाइडेड जब यहां F होगा तो इधर भी होगा F/2। तो इधर का F/2 फोर्स बनाने वाला कौन होगा? ये स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नेचर, जो स्प्रिंग इधर अटैच्ड है। ठीक है? तो यानी कि F/2 का वैल्यू होना चाहिए बाई द स्प्रिंग B, उसका भी स्टिफनेस K है, तो करस्पॉन्डिंग इलोंगेशन कितना होना चाहिए? x/2। इसका मतलब पता चल गया कि जिस समय हमने स्प्रिंग A का इलोंगेशन x मान रहे हैं, तो उस समय B का इलोंगेशन कितना हो रहा है? x/2। क्लियर हो गया? तो व्हेन स्प्रिंग A गेट्स इलोंगेशन x, एट दैट टाइम स्प्रिंग B गेट्स इलोंगेशन x/2। तो लिख सकते हैं इफ स्प्रिंग A gets elongation x, then B यानी स्प्रिंग B gets elongation x/2। ठीक है? तो अब देखो, जब ये
पता चल गया कि स्प्रिंग ए का इलोंगेशन x हो रहा है, तो उस वक्त स्प्रिंग बी का करस्पॉन्डिंग इलोंगेशन कितना होना चाहिए, x/2। अब सिंपल बात है, कॉन्सेप्ट ये हम लोग जानते हैं ना कि जब कभी किसी पुली का मूवमेंट होता है, प्रोवाइडेड पुली को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रिंग जो पुली के ऊपर से जाता है उसका एक एंड अगर फिक्स्ड है, ठीक है, तो दूसरा एंड जो है वो डबल मूव करता है देन द मूवमेंट ऑफ द पुली। तो स्प्रिंग का एक्स इलोंगेट करना मतलब ये पुली का एक्स नीचे आना, क्योंकि इधर तो फिक्स्ड है, ये अगर एक्स इलोंगेट करेगा तो नीचे वाला पोर्शन ही एक्स आएगा, यानी पुली विल मूव डाउन बाय एक्स। सो व्हेन पुली मूव्स डाउन बाय एक्स, दिस फ्री एंड जहां सी है यानी ब्लॉक ऑफ मास m है, वो कितना मूव कर सकता है, 2x। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला एंड से जो कि यहां जो स्प्रिंग बी है वो फर्दर x/2 इलोंगेट किया तो वो मूवमेंट भी इधर जाएगा, अनदर x/2। समझ में आया कि नहीं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस इंस्टेंट में इसको रिलीज कर रहे हैं विद बोथ स्प्रिंग ए एंड बी आर केप्ट नेचुरल इन लेंथ, नो इलोंगेशन, उस समय से लेके रिक्वायर्ड इंस्टेंट तक स्मॉल m कितना नीचे उतरेगा, कारण उससे उसका पोटेंशियल एनर्जी मैटर करेगा। तो स्मॉल m का मूवमेंट विल डिपेंड ऑन द करस्पॉन्डिंग परमिसिबल इलोंगेशन इन स्प्रिंग ए एंड स्प्रिंग बी। तो हमने देखा कि स्प्रिंग ए का इलोंगेशन अगर x है तो करस्पॉन्डिंगली b का इलोंगेशन x/2 है। दूसरे तरफ बाय वर्च्यू ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पुली x, ये किसका मूवमेंट है, पुली का। पुली जब x डाउनवर्ड मूव करेगा तो फॉर द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द मूवेबल पुली उसका फ्री एंड डबल मूव करता है, प्रोवाइडेड उस स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है। तो यानी सिर्फ पुली का यानी स्प्रिंग ए के इलोंगेशन जितना होगा उसका डबल मूव करेगा ब्लॉक ऑफ मास m, दैट इज c। अपार्ट फ्रॉम दैट चूंकि ये मास इस स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है तो इसका इलोंगेशन भी डायरेक्टली इसको मिलेगा, यानी कि ये जब स्प्रिंग ए गेट्स इलोंगेशन x देन बी स्प्रिंग बी गेट्स इलोंगेशन x/2 and the particle C moves downward by, ये वाला पार्ट को मिटा सकते हैं, ये तो हम लोग समझ गए हैं, moves downward by y, और वो y कितना होगा, 2x प्लस x/2, ठीक है, 2x प्लस x/2 यानी 5x/2। तो जो पार्टिकल m जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है y, और वो y कितना है इन टर्म्स ऑफ द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज 5x/2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को पता है कि जब स्प्रिंग x इलोंगेट करेगा करस्पॉन्डिंगली स्प्रिंग b x/2 इलोंगेट करेगा, और इतना समय में मास m जो नीचे y मूव करेगा वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 5x/2। अब देखो मैंने लिखा था जो ब्लॉक m के लिफ्ट होने के लिए वो t डैश कितना चाहिए, mg। t डैश कौन बनाएगा, स्प्रिंग b का इलोंगेशन, बिकॉज यहां जो f/2 है वो किसके वजह से, kx/2। तो यानी कि इस जगह में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, f/2 यानी kx/2, यानी t डैश मिनिमम जो है दैट इज अबाउट f/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्लॉक m को लिफ्ट करने के लिए इस पोर्शन में जो अपवर्ड फोर्स होगा वो किसके वजह से, ये स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा वो स्प्रिंग में कितना डेवलप फोर्स हो रहा है स्प्रिंग बी में, दैट इज f/2। तो f/2 पर लगेगा टू ओवरकम द वेट ऑफ द ब्लॉक कैपिटल M। तो यानी कि t डैश मिनिमम जो आर्गुमेंट किया था प्रीवियस डायग्राम से वो कितना होना चाहिए, f/2। इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है, कि टू लिफ्ट द मास f/2 मस्ट बी इक्वल टू mg, और वो f क्या है, kx/2 दैट इज इक्वल टू mg।
ठीक है, तो यहां जो x है फिर वो x कितना हो गया 2mg/k। तो मिनिमम वो डाउनवर्ड मूव जो होना चाहिए ऑफ द स्प्रिंग ए का इलोंगेशन वो करस्पॉन्डिंगली कितना होना चाहिए 2mg/k। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस में स्मॉल m डाउनवर्ड मूव कर रहा बाई वाई, सो लूजिंग पोटेंशियल एनर्जी, और गेन इन एनर्जी कहां हो रहा है, ये दोनों स्प्रिंग में। किसी मोशन का तो काइनेटिक एनर्जी काउंट नहीं करना क्योंकि मिनिमम मास लेना है, तो मास मिनिमम तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इसीलिए स्मॉल m का काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं ले सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट डाउन द एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन कैसे होगा, mg into y is the loss in potential energy, that is equal to half k into x square, ये किसका स्प्रिंग एनर्जी है a का, प्लस स्प्रिंग b का कितना होगा हाफ इंटू k इंटू x/2 का होल स्क्वायर, दैट इज x²/4। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो k/2 है ना, x² और क्या रहेगा 1 + 1/4, तो क्या हो जाएगा वो 5/4। तो यानी कि ये हो जाएगा 5/8 ऑफ kx²। समझ में है कि नहीं, हाफ kx² है गेन इन स्प्रिंग एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ए, एंड हाफ k x/2 होल स्क्वायर, इसका इलोंगेशन कितना है x/2, तो हाफ k x/2 होल स्क्वायर, उसको मैंने डायरेक्ट x²/4 लिख दिया, तो दोनों को ऐड किया तो कितना आया, हाफ के x² कॉमन 1 + 1/4 5/4, दैट इज 5/4 इंटू हाफ 5/8, दैट इज इक्वल टू mg इंटू y को क्या लिख सकते हैं 5x/2। तो y को अगर मैं 5x/2 लिख दूं तो देखो क्या है mg इंटू 5x/2, 5 कट गया, एक x कट गया, इधर 4 कटा। समझ में आया बात, तो क्या रह गया, देखो ध्यान से देखो, तो क्या रहा kx इज इक्वल टू कितना हुआ, kx इज इक्वल टू कितना हुआ 4mg। तो हमको स्मॉल m का ही वैल्यू था, यहां आया था, इधर मैं kx को क्या लिख सकता था, kx वाज 2 कैपिटल M इंटू g, और kx का जगह कितना आया 4 स्मॉल m इंटू g, यानी कि दिस इज इक्वल टू 4 स्मॉल m इंटू g काट दो, है ना, तो इसका मतलब स्मॉल m क्या हो गया, स्मॉल m हो गया इधर 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 लिखते हैं, स्मॉल m क्या हो गया, सो दैट मीन्स स्मॉल m हो गया हमारा कितना कैपिटल M/2। सो दिस इज द आंसर, स्मॉल m इज कैपिटल M/2, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m ऑफ द पार्टिकल मिल गया, वो कितना होगा हाफ ऑफ द ब्लॉक under the given conditions, so that the block can be lifted as soon as the arrangement is released from rest with all provided conditions, where initially spring A and spring B दोनों क्या था नेचुरल लेंथ में था। तो आई होप इसमें जो टोटल डिस्कशन था, क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कोशिश किया कि आपको हर एक ऑब्जर्वेशन बहुत ही आसानी के साथ, इत्मीनान के साथ, धीरे धीरे स्टेडीली बताओ, ताकि आपको हर एक मैकेनिज्म, हर एक स्टेप समझ में आया। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल पे अगर आते हैं, समय देते हैं, तो वो क्वालिटी टाइम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप एक प्रॉब्लम से 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने का मटेरियल लेके जाए, ताकि आप यहां एक वीडियो